नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के भूगोल और भूगोल का अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप। आज उसका लेक्चर नंबर 7 है। आइए जानते हैं कि लेक्चर नंबर 7 में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हम लोग चर्चा करेंगे दक्कन का पठार, पूर्वी तथा पश्चिमी घाटी और अरावली पहाड़ियों के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। लास्ट लेक्चर में हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में मैंने आपको बताया था और प्रायद्वीपीय पठार को हमने दो भागों में बांटा था। एक मध्य उच्चभूमि जिसे हम इंग्लिश में सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं और दूसरा था दक्कन के पठार या हम जिन्हें इंग्लिश में डेक्कन प्लेट्यूज कहते हैं। तो अब मध्य उच्चभूमि वाला हमारा जो हिस्सा है वो कंप्लीट हो चुका। मालवा के पठार या छोटा नागपुर पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, वो वाला पूरा एरिया हो चुका है। अब आज हम आ जाते हैं दक्कन के पठार पे और फिर जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ आते जाएंगे तो दो घाट हमें देखने को मिलते हैं। एक पश्चिम में है इसलिए उसका नाम पश्चिमी घाट है और दूसरा पूर्व में है इसलिए उसका नाम पूर्वी घाट है। और अरावली पहाड़ियां कहां से कहां तक फैली हुई ये भी आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यूज। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजा आकार भूभाग है। देखिए, अगर आप इस दक्कन के पठार को देखेंगे तो वो त्रिभुजा आकार है, यहां से यहां तक का है यूं। और इसकी अगर आप देखेंगे तो नर्मदा नदी के नीचे, भाई नर्मदा नदी के ऊपर वाला जो भाग है ये तो कौन सा भाग हो गया? ये तो हो गया मध्य उच्चभूमि। नर्मदा नदी के उत्तरी जो भाग है वो कौन सा है? मध्य उच्चभूमि वाला भाग है। और उसका दक्षिणी भाग जब आप देखेंगे तो ये कौन सा भाग है? ये है दक्कन का पठार या डेक्कन प्लेट्यूज। तो ये कैसा त्रिभुजा आकार है, इसका आकार कैसा त्रिभुज है, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं, जिसके क्या हो तीन साइड्स हो। इस प्रकार से 1 2 3 जिसके तीन साइड्स होती है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीन भुजाएं वाला हो, जिसके तीन हाथ तीन भुजाएं होती है उसे त्रिभुज कहा जाता है। मतलब तीन साइड्स होना, ये तो आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ाई होगा। तो तीन भुजाएं 1 2 3, तो इस प्रकार से त्रिभुज आकार यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो दक्षिण का पठार कैसा है? त्रिभुजा आकार वाला है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो मैंने आपको यही कहा, देखिए यहां से नर्मदा नदी बहती हुई जा रही है, ये नर्मदा नदी बहती हुई जा रही है। नर्मदा नदी के दक्षिण से स्टार्ट होगा क्या? दक्कन का पठार। उत्तर में क्या है? सतपुरा की श्रृंखला। देखिए, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, आप एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। अभी क्या बोला है? अभी लास्ट जो लाइन है नर्मदा नदी के दक्षिण में है। नर्मदा नदी यहां से बहती हुई जा रही है, यदि नर्मदा नदी, आप मानचित्र खोल करके बैठे, या आपके एनसीईआरटी किताब में से इसी चैप्टर में से ये मानचित्र लिया गया है। ओके, तो ये नर्मदा नदी यहां से बहती हुई जा रही है। नर्मदा नदी के दक्षिण में किसकी लोकेशन बताइए? दक्कन के पठार की लोकेशन बताइए। तो अभी यहां पर हमने दक्कन के पठार की जब लोकेशन की चर्चा कर रहे हैं, जब कह रहे हैं नर्मदा नदी के दक्षिण में, अब हम दक्कन के पठार की बात करते हैं। और दक्कन के पठार में उत्तर के भाग में क्या आएगा? सतपुरा श्रृंखला आएगी, सतपुरा रेंज आएगी। ठीक है, तो देखिए आप ऐसे याद रख सकते हैं VNS के नाम से। VNS, वी से क्या है? विंध्या, विंध्या जो श्रृंखला है वो। उसके बाद नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा नदी याद कर लो जिससे हिंदी में आसानी रहेगी। N से NN हो जाएगा तो नर्मदा नदी। तो V से विंध्य श्रृंखला, N से नर्मदा नदी और फिर सतपुरा। और अब इस नर्मदा नदी के उत्तर में क्या था? मध्य उच्चभूमि। और इसके दक्षिण में क्या आ गया? दक्कन का पठार। और पर जब दक्कन के पठार की हम लोग चर्चा करते हैं तो इसके उत्तर में, सबसे उत्तर में क्या है? सतपुरा श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी। पूर्व में महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मेकाल श्रृंखला है। तो अगर आप इधर आ जाएंगे, पूर्व की दिशा में आ जाएंगे, तो आपको कौन कौन सी देखने को मिलेगी? महादेव पहाड़ी यहाँ पे देखने को मिलेगी, मेकाल, कैमूर ये इधर की तरफ देखने पड़ेगी। तो इसका आप जो ईस्टवर्ड पूर्वी जो विस्तार देखेंगे वो आप यहां तक देखेंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसी लेक्चर में कि जो इन दक्कन का पठार का जो विस्तार है वो विस्तार सिर्फ यहां तक, पूर्व तक नहीं, बिल्कुल विस्तार यहां तक फैला हुआ है। मेघालय तक, कार्बी एंग्लोंग तक हम लोग देखेंगे तो इसका पूर्वी विस्तार हमें बिल्कुल उत्तर पूर्वी वाले एरिया तक देखने को मिलेगा। तो जहां पर मेघालय, कार्बी एंग्लोंग की चर्चा करेंगे। अब इसका ढाल देखते हैं, इसका स्लोप किस तरफ है? दक्कन के पठार का स्लोप किस तरफ है? हमने मध्य उच्चभूमि पठार का भी देखा था। और अब जो दक्कन का पठार है उसका ढाल किधर है, स्लोप किधर है? स्लोप का मतलब क्या होता है? इस प्रकार से इधर है, पूर्व की दिशा में है या पश्चिम की दिशा में है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। तो अभी क्या कहना चाहता है? अगर आप पश्चिम की तरफ चर्चा करेंगे तो पश्चिम की तरफ तो यूं उठा हुआ है। जैसे मैं मान लीजिए ये मेरा पठार है, ये पठार का पश्चिम दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा हो गई, ये उत्तर और ये इधर वाली दक्षिण। तो ये जो ये पश्चिम वाली दिशा है, ये पूर्व वाली, तो पश्चिम की तरफ यूं है। ओके, पश्चिम की तरफ यूं है तो यूं है, तो अब इसका ढाल किधर हो गया? पूर्व की तरफ हो गया। तो अब यहाँ पर एक बात हमें और समझ में आती है, जो नदियों का भाव होगा, नदियां कैसे बहती हुई आएंगी? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई आएंगी। तो यहाँ पर आप देखिए जो नदियां हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हुई जाएंगी। और इधर जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिर रही हैं वो डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है? ये आप हाथ देख रहे हैं, हाथ का जो फिंगर्स का जो शेप होता है उस प्रकार का शेप बनाया जाता है। मतलब कैसे? ये पूरी नदी यहाँ से बहती हुई आ रही है, बहती हुई आ रही है, पर एंडिंग में जाकर के वो कुछ पार्ट्स में बढ़ जाती है। जैसे
मैं ये आपको दिखा रहा हूँ यूं इस प्रकार से अलग अलग छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है। तो ये वाला जो शेप बनता है बिल्कुल एंडिंग में जाकर के उस हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो यहाँ पे ढाल जो है वो कैसा होगा, पूर्व की तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा, पश्चिम की तरफ कैसा है, ऊंचा उठा हुआ है, और इधर थोड़ा सा स्लोप जो है ढाल है वो यूं रहेगा। अब उत्तर पूर्व की तरफ चर्चा करते हैं, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंग्लोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो मैंने अभी आपको क्या कहा कि सिर्फ यहाँ पे महादेव, मैकाल, कैमूर तक ही नहीं फैला हुआ, ये क्या है, इधर भी जब आप आएंगे उत्तर पूर्व के इलाके में आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए मेघालय देखने को मिलेगा। मेघालय और कार्बी एंग्लोंग पठार, उत्तर कचारी पहाड़, इनके नाम से उस उत्तर पूर्वी वाला जो दक्कन का पठार उसको जाना जाता है। पर अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे दक्कन का जो पठार है वो तो यहाँ पर है, और अब भी आप जो बता रहे हो वो उसका पार्ट यहां पर बता रहे हो, तो ये किस प्रकार से इतना सेपरेट डिवीजन हुआ कैसे? तो देखिए ये जो डिवीजन हुआ है वो क्या हुआ है, एक भ्रंश, एक फॉल्ट के कारण हुआ है। मतलब जो है बीच में फॉल्ट आया और वो आधा भाग उधर हो गया और आधा भाग इधर हो गया। और देखिए ये जो पठार जो टाइम के हिसाब से इनका और इनका फॉर्मेशन का जो टाइम है ऑलमोस्ट सेम सा है। ओके, और फिर बीच में एक समय में यहाँ पे डिवीजन हुआ और फिर यहाँ से क्या नदियां बहना शुरू हो गई, तो वो पार्ट बिल्कुल एक अलग हो गया और ये वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल एक हमें अलग देखने को मिलता है। ये एक भ्रंश जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोल्ड। भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया। तो यहां पे आपको देखने को मिलता है छोटा नागपुर पठार, ये छोटा नागपुर पठार है, तो छोटा नागपुर पठार से ये क्या हो गया, अलग हो जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतिया है। पश्चिम से पूर्व, देखिए पश्चिम ये वाली दिशा है और पूर्व ये वाली दिशा है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ आप आएंगे तो तीन इंपोर्टेंट आपको श्रृंखला देखने को मिलेगी, गारो, खासी और जयंतिया। ये यहाँ पर इधर देखिएगा आप मानचित्र में, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीन मुख्य इधर श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलती है। अब आते हैं पूर्वी तथा पश्चिमी घाट, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की उम्मीदें रहती हैं पूर्वी और पश्चिमी घाट पे, और इनमें दो प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट अलग अलग पूछा जा सकता है, जैसे कि वो पूछ लेगा कि पश्चिमी घाट का वर्णन करें, पश्चिमी घाट को आप समझाएं, या एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्वी घाट को समझाएं, दोनों में से वो किसी को भी पूछ सकता है। या वो एक क्वेश्चन ये दे सकता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर को स्पष्ट करें, क्या क्या अंतर है दोनों में, क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है वो हमें बताना है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अपन एक एक करके बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझे कि इनकी लोकेशन कहाँ है, जैसा इनका नाम है वैसा ही आपको देखना है। पश्चिम साइड ये है, तो पश्चिम में इधर ये वाला जो आपको एरिया देखने को मिल रहा है, ये वाला है पश्चिमी घाट का एरिया, और ये पूर्व में है तो इधर पूर्व में आ जाइए, ये है पूर्वी घाट वाला। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये दक्कन के पठार का ही भाग है, इसी एरिया में आ रही है, तो इसलिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं कि हाँ बस नाम दे दिया पश्चिम में तो पश्चिमी घाट और पूर्व में है तो पूर्वी घाट, दोनों में काफी अंतर है, किधर ज्यादा वर्षा होती है किधर नहीं होती, ठीक है, कौन सी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी नहीं है, किधर का भाग ज्यादा उठा हुआ, इधर दक्षिण का उठा हुआ है या उत्तर का उठा हुआ, ये सारी चर्चाएं अभी अपन करेंगे। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। देखिए तो दक्षिण के पठार में पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पे, तो पूर्वी और पश्चिमी दोनों सिरे पे क्या है, घाट स्थित है। जैसे नहीं कहा जाता घाट घाट का पानी हमने पिया है, मतलब काफी एक्सपीरियंसेस, काफी लाइफ में समस्याओं का सामना कर करके हम कहीं तक पहुंचे, जो लोग ऐसा कहते हैं। ओके, पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। देखिए पश्चिमी और पश्चिमी जो है, ये पश्चिमी घाट जब आप देखेंगे तो ये पश्चिमी तट है। देखिए ये एक बार देखिए आप, ये इंडिया का मानचित्र है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, कोस्ट है, तट है, ये तटीय इलाका है भारत का, और इसी तटीय इलाके के बिल्कुल समांतर, समांतर का मतलब क्या है, पैरेलल, बिल्कुल ऐसे जैसे रेल की लाइन नहीं होती जहां पे ट्रेन चलती है, ट्रैक होता है रेलवे का, ये दोनों पैरेलल, दोनों बराबर जो लाइनें चलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, समांतर या पैरेलल कहा जाता है। तो ये बिल्कुल इस भारत के तटीय जो इलाका है उसके क्या है, समांतर है। तो पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर है और पूर्वी घाट पूर्वी तट के समांतर है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर है और पूर्वी घाट पूर्वी तट के समांतर है। ज्योग्राफी में, भूगोल में अगर आप मानचित्र नहीं खोल करके बैठते हैं तो आपका पढ़ना बेकार है। और मैं पहले भी ये चीजें कह चुका हूं कि आप या तो एनसीईआरटी में जितना मानचित्र दिया हुआ इनफ है, आप उससे कवर अप करिए, और अगर फिर भी आप और ज्यादा मानचित्र के बारे में जानना चाहते हैं तो एक
बुक आती है मैप की, वो बुक आप लोग खरीद लीजिए। उस बुक में आपको पूरा इंडिया का भी मिल जाएंगे, वर्ल्ड के भी मिल जाएंगे, जिसकी भी आपको आवश्यकता है वो मिल जाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो आपको सिर्फ 9th में नहीं, वो आपको 10th में भी काम आ जाएगी। आप 11th 12th में अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं या इन फ्यूचर कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको वो बुक काफी यूजफुल होगी, काफी काम आएगी। पर प्लीज अगर वो भी नहीं खरीदते हैं तो इन मानचित्रों के साथ आप देखते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। अब हमारे सेकंड चैप्टर चल रहा है, इसके बाद तीसरा जो चैप्टर है ड्रेनेज वाला, अपोहा तंत्र वाला, उसमें पूरे में आपको बस आवश्यकता मानचित्र ही मानचित्र की, कहां से नदी की शुरुआत होती है, कहां वो जाकर के बह रही है, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, अरब सागर में गिरेगी, क्या क्या उसके लाभ है, ये पूरा तंत्र, उनका पूरा जो सिस्टम है गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु वाला, वो पूरा हमें वहां पर पढ़ना है। काफी नदियों के बारे में हम लोग जानेंगे, तो उसमें आपको मानचित्र की काफी आवश्यकता होगी। जब हम चर्चा करेंगे जो 4th चैप्टर है हमारा जलवायु वाला, क्लाइमेट वाला, तो उसमें भी हमें कहीं ना कहीं देखना होगा कि भाई कहां से कौन सी विंड आ रही है, कौन सी हवा आ रही है, क्या उसका इफेक्ट कौन से भारत के कौन से क्षेत्र पे हो रहा है, क्या हिमालय का योगदान है, क्या कहां से हवाओं की शुरुआत होती है। तो आपको ये मुख्यतः ऐसे चैप्टर्स है जहां पे आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आपको मानचित्र की। जैसे लास्ट वाला जनसंख्या वाला, उसमें तो फिर भी अगर आप नहीं देखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर चैप्टर 1, 2 और 3 में तो बिल्कुल ही 100% आपको मानचित्र की जरूरत है। 4th में थोड़ी बहुत रहेगी, 5th में भी रहेगी, 6th में बिल्कुल ही ना के बराबर आपको जरूरत होगी, पर 1st, 2nd, 3rd तो पूरे मानचित्र पे ही डिपेंडेंट है बच्चों। अब पश्चिमी घाट की चर्चा करते हैं। पश्चिमी घाट को इंग्लिश में कहा जाता है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स वे सतत है। सतत का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस है, लगातार है, कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। मतलब कैसे है? जैसे कि आप जब देखेंगे कि इस प्रकार से वो बिल्कुल लगातार है, इनके बीच में क्या है, किसी प्रकार का कोई आपको गैप नहीं देखने को मिलेगा। और गैप, कैसे गैप की मैं चर्चा कर रहा हूं, ऐसा गैप जहां क्या है, नदी ने बनाया हो, ऐसा गैप जो नदी ने बनाया हो, मतलब क्या हो कि इधर से कोई नदी बहती हुई आ रही हो और उसने यहां से बिल्कुल बीच में से रास्ता काट दिया हो, ऐसा रास्ता नहीं आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, कंटिन्यूअसली है। हाँ, आपको बीच में पासेस देखने को मिलेंगे, जिसे हम हिंदी में दर्रे कहते हैं, ठीक है, अलग अलग जो पासेस है वो आपको देखने को मिलेंगे। उसमें क्या है कि जैसे कि ये पहाड़ी है तो इसके बीच में से हल्का सा रास्ता काटा गया है जहां से लोग आ जा सके, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में आ सके, इधर से इधर आ सके और इधर से उधर जा सके। तो क्षेत्र को पार करने के लिए क्या है, बीच में से पहाड़ को थोड़ा सा काटा गया है, एरिया रास्ता बनाया गया है, उन्हें दर्रे या पासेस हम लोग कहते हैं। परंतु प्राकृतिक रूप से वो नहीं काटे गए, वो कंटिन्यूअसली, किसी नदी ने यहां बीच में इस पहाड़ को नहीं काटा, अपना स्थान नहीं बनाया है, तो ये कंटिन्यूअसली क्या है, सतत है, ये लगातार है, ये नियमित है। ये कैसे हैं, नियमित है। पहले अपन पश्चिमी घाट का पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न घाट का पढ़ रहे हैं। जब हम पूर्वी घाट का पढ़ेंगे तो फिर पूर्वी घाट से हम कंपैरिजन करेंगे अभी कि पश्चिमी घाट में क्या था क्या नहीं था। तो ये सतत रहेगा, तो पूर्वी घाट कैसा है वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, मतलब बीच में नदियों ने किसी प्रकार का कटाव नहीं कर रखा है। यहाँ पे पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। देखिए, एक कंपैरिजन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है, एक तुलना ये भी देखने को मिलती है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। तो ये भारत का मानचित्र, इधर पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट है ना, वो ऊंचे हैं। अगर आप पश्चिमी घाट की जो हाईएस्ट पीक है, जो हाईएस्ट सबसे ऊंची चोटी है, उसको मिलाएंगे और पूर्वी घाट की सबसे जो ऊंची चोटी उसको मिलाएंगे, तो ज्यादा ऊंची चोटी किसकी है, पश्चिमी घाट वाले की ऊंची चोटी है। तो हाइट जो ज्यादा है, ऊंचाई जो ज्यादा है, वो किसकी है, पश्चिमी घाट की है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप ये देखिए, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, तो पश्चिमी घाट यूं है और पूर्वी घाट नीचे है, मतलब हाइट जो ज्यादा है वो किसकी है, पश्चिमी घाट की होगी। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। ओके, तो पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई, एक एवरेज अगर आप हाइट देखेंगे तो 900 से 1600 मीटर है। तो कहीं पर बिल्कुल 1600 पे पहुंच जाएंगे, कहीं पे थोड़ा सा 900 तक भी पहुंचेंगे। एक एवरेज, एक औसत के तौर पर अगर आप देखेंगे तो 900 से 1600 के बीच में आपको पश्चिमी घाट की हाइट देखने को मिलेगी। पूर्वी घाट की तो बहुत कम है, बहुत ही कम है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो पर्वतीय वर्षा, इसे इंग्लिश में ओरोग्राफिक रेन कहा जाता है। ये क्या है और फिर क्या कहा गया, यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा, आर्द्र हवा का मतलब क्या है, जो ह्यूमिड विंड्स हैं। पहले एक एक शब्द को बहुत अच्छे से समझिएगा। आर्द्र या ह्यूमिड का मतलब क्या होता है, जो आप देखते हैं ना उमस भराम, जैसे कहते हैं कि उमस वाला सा समय हो रहा है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि बिल्कुल ऐसे चिपचिपा सा हो जाता है। मतलब वो ये दिखाता है कि एटमॉस्फेयर में
उनमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर कैपेसिटी वहां पर है, मतलब बिल्कुल वो फुल हो चुके हैं, अब बस उनको बारिश होने की जरूरत है। तो वो आर्द्र हवा है, मतलब बिल्कुल फुल हो चुका है, अब बारिश की स्टार्टिंग होने ही वाली है। तो होता क्या है, पर्वतीय वर्षा में घाट के पश्चिमी ढाल पे, अब जैसे देखिएगा ये जैसे मान लीजिए पहाड़ है, पश्चिमी जो घाट है वो इस प्रकार से, क्योंकि दोनों तरफ ही रहेगा ना भाई, जैसे यूं है, ओके, यूं पहाड़ है, यूं पहाड़ बिल्कुल बनता चल रहा है। तो अब पश्चिमी घाट जो बना हुआ है ये पहाड़ से बना हुआ, तो ये वाला जो साइड हो गया ये इस पश्चिमी घाट का पश्चिमी साइड हो गया ना, ये पश्चिमी साइड हो जाएगा। तो ये अगर पर्वतीय में श्रृंखला है, पश्चिमी घाट है, तो ये इधर वाला क्या हो जाएगा, पश्चिमी ढाल हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं इधर वाला पोर्शन, इधर वाला जो पोर्शन है ये पश्चिमी ढाल हो जाएगा। अब क्या होता है, जब यहां से हवाएं उठती हैं, वो हवाएं क्या यहां टकराती हैं, इधर टकराती हैं, आगे नहीं पहुंच पाती, और वो बारिश जो होती है वो यही की यही हो जाती है, क्योंकि वो जो आर्द्र हवा है, क्योंकि मैंने क्या कहा है कि जो वाटर की कैपेसिटी है, जो पानी को स्टोर करने की, वो कंप्लीट हो चुकी है। ये पर्वतीय वर्षा, इनके बारे में हम लोग जलवायु वाले अध्याय में और पढ़ेंगे, और भी डीप में पढ़ेंगे, पर अभी सिर्फ आप इतना से समझ लीजिए, इधर वाला जो एरिया है इससे ये हवाएं टकराती हैं और बारिश यहाँ पर होती है। तो इस वाले क्षेत्र में आप देखेंगे बारिश आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, और इधर वाले क्षेत्र में आपको कम बारिश देखने को मिलेगी। ये वाला क्षेत्र कम होगा और इधर वाले में ज्यादा होगी। तो पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। ये वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल, घाट के पश्चिमी ढाल, तो घाट पश्चिमी घाट का पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल की तरफ, तो ये पूरा क्या है, मेरा पश्चिमी घाट है, और इसका पश्चिमी ढाल क्या होगा, इधर वाला होगा। ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी हो गया। पर आर्द्र हवा के टकराकर, तो ये आर्द्र हवा कहां से आ रही है, यहां से सागर से उठती हुई आ रही है, तो ये आर्द्र हवा के टकराकर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिणी की ओर बढ़ती जाती है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, ये अब हमारा पूरा पश्चिमी घाट है, आप जैसे जैसे दक्षिण की तरफ आएंगे तो इसकी जो हाइट है वो बढ़ती जाएगी। मतलब जैसे उत्तर में बिल्कुल छोटा सा, फिर छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, और दक्षिण में आता है तो काफी बड़ा आपको देखने को मिलेगा। और जो इसकी हाईएस्ट जो पीक है, जो सबसे ऊंची चोटी है, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है पश्चिमी घाट का, वो भी आपको कहां, दक्षिण में ही देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे आपको क्या है, छोटी हाइट देखने को मिलेगी, यहाँ पे छोटी, यहाँ पे छोटी, पर जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ आते जाएंगे तो आपको ऊंचाई जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, ठीक है, जो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट है वो इसके ऊंचे हैं। अनाईमुडी 2695 मीटर पे। अब आ जाइए ये आपको मानचित्र पे, यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ दर्शा रखा है, ये रही अनाईमुडी। अनाईमुडी कितनी है, 2695 मीटर, और डोडा बेटा 2663 मीटर। तो ये था हमारा पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट का बिल्कुल जो हाईएस्ट पॉइंट है वो जान लिया, किस प्रकार की वर्षा होती है वो जान लिया, ठीक है। पश्चिमी घाट का हमारा पूरा क्लियर है। अगर एक 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का सवाल आता है कि पश्चिमी घाट का वर्णन करें, पश्चिमी घाट को अपने शब्दों में समझाए, किसी भी प्रकार का सवाल आता है तो आप पूरा उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं। अब जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, वो जरूरी थोड़ी एग्जामिनर पश्चिमी घाट को से प्रेम हो, उसको पूर्वी घाट से भी हो सकता है। बोला नहीं मुझे तो पूर्वी घाट के बारे में बताओ, तो अब हम पूर्वी घाट के बारे में पढ़ लेते हैं। और पूर्वी घाट के पढ़ने के बाद आप दोनों के बीच में तुलना करना सीख जाएंगे कि पश्चिमी घाट में क्या था, पूर्वी घाट में क्या है। तो अगर तीसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि तुलना करें दोनों के बीच में, तो वो भी आपको हो जाएगी। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यह अनियमित है। अब देखिए पूर्वी घाट वाला क्या है, सतत नहीं है, अनियमित है, कंटिन्यूअस नहीं है, लगातार नहीं है। अब ये अनियमित या सतत क्यों नहीं, क्योंकि बीच बीच में से क्या है, नदियां बहती हुई जा रही हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, पहाड़ों को बिल्कुल ही काट करके वहां से रास्ता बना दिया, बिल्कुल किसके लिए, अपने भाव के लिए, अपने फ्लो के लिए, कि मैं हमें वहां से बहना है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की अपेक्षा नीचे है। देखिए लास्ट में अपन ने क्या पढ़ा था, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचे हैं, तो ये उल्टा हो गया, पूर्वी घाट जो है वो नीचे है, भाई पश्चिमी घाट की हाइट ज्यादा है और पूर्वी घाट की हाइट कम है, और पश्चिमी घाट वहां पे सतत है, ये सतत नहीं है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई है, वहां पे कितनी थी, 900 से 1600 मीटर तक की औसत ऊंचाई थी पश्चिमी घाट की, और इनकी कितनी है, 600 मीटर। आप याद ऐसे भी रख सकते हैं, पश्चिमी घाट 900 से 1600 है, और इसकी कितनी है, इसको एक को हटा दो, ये कितनी हो जाएगी, 600 मीटर। तो 600 मीटर औसत ऊंचाई है। विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। देखिए अब ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि पूर्वी घाटी का विस्तार कहां से है, वहां कहां तक से कहां तक वो फैली हुई है, तो यहां पर आपको महानदी बहती हुई दिख रही होगी, ये रही महानदी। इस महानदी से लेकर करके ये नीलगिरी की पहाड़ियां है, यहां तक इसका विस्तार है। और अगर पूछ लिया जाता है पश्चिमी घाटी के बारे में कि उसका विस्तार कहां से शुरू होता है, तो यहां पर आपको तापी नदी देखने को मिल रही होगी,
इस तापी नदी से ये शुरू होती है और तापी नदी से शुरू होते 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 तो ये नीचे तक आप आ जाइए। वैसे तो ये नीलगिरी तक आकर के दोनों ज्वाइंट होती है, पर ये अनाईमुडी के पॉइंट तक आप ले जा सकते हैं इसको। तो पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है? महानदी से लेकर करके नीलगिरी की पहाड़ियों तक। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, कितना? 1500 मीटर। ये 1.50 नहीं है, ये 1500 है, कोमा लगा लीजिएगा यहाँ पे, 1500 मीटर है। और ये महेंद्रगिरी वाला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है 1501 मीटर, इसमें मानचित्र में लिखा हुआ है। तो ये महेंद्रगिरी का पॉइंट, यहाँ ये वाला जो है सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा शिखर है पूर्वी घाट का। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवरोय तथा जावेरी की पहाड़ियां स्थित है। देखिए अब पूर्वी घाट के, ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में, तो पहले तो पश्चिम कौन सा वाला इलाका हो गया? ये वाला, ओके। और दक्षिण आप इधर आ जाइए, तो आपको इन इलाकों पे क्या देखने को मिलेगी? दो पहाड़ियां देखने को मिलेगी यहाँ पे। पहले जावेरी है और फिर सेवरोय है, तो जावेरी और सेवरोय दो पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहां पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अब हम लोग कक्षा 10 में मृदाओं के बारे में पढ़ेंगे। मृदा क्या होती है? मिट्टी होती है, जो हम सोइल जिसे कहते हैं, ठीक है। मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, है ना, वही मिट्टी। तो हम उस मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे। मिट्टी वैसे जो पहले हम प्राचीन समय की बात करते हैं ना, तो प्राचीन समय में क्या थी? मृदाओं को सिर्फ दो भागों में बांटा हुआ था। एक उपजाऊ मृदा, ठीक है, जहां पे बहुत अच्छी उपज होती है, बहुत ज्यादा आप उसे उगा सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं। और दूसरी थी अनुपजाऊ मृदा, जिसमें खेती बाड़ी बिल्कुल नहीं होती, तो बंजर जमीन जिसे हम कहते हैं। परंतु हम कक्षा 10 में पढ़ेंगे कि उन्हें 6 भागों में अलग अलग प्रकार की मृदाएं बताई गई हैं। जलोढ़ मृदा भी होती हैं, काली मृदा होती हैं, मरुस्थलीय मृदाएं हम लोग पढ़ेंगे, वन मृदाएं हम लोग पढ़ेंगे। अलग अलग प्रकार की मृदाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनके रंग के आधार पर, उनके गठन के आधार पर पढ़ेंगे। तो उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है काली मृदा। तो काली मृदा जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, उसका रंग कैसा होगा? काली मृदा, काला होगा। और ये जो काली मृदा है, ये कपास के लिए, कॉटन के लिए बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है। कॉटन इसी पे, काली मृदा पे ही ग्रो किया जाता है, बहुत फेमस है। तो प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता है यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार हम लोगों ने देखा, अब प्रायद्वीपीय पठार में तो दोनों है, उच्च मध्य भूमि भी है और दक्कन का पठार भी है, दोनों के दोनों ही है। इसमें काली मृदा पाई जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। अब ज्वालामुखी आप सभी जानते हैं, वोल्केनो। देखिए हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो पृथ्वी के अंदर का भाग है, हम जैसे जान चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, पृथ्वी के अंदर अगर सबसे भारी अगर आप सतह को देखेंगे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रस्ट, या हिंदी में कहते हैं भूपरपट्टी। क्या कहेंगे? भूपरपट्टी। फिर दूसरा जो वाला भाग है बीच का, उसे हम कहते हैं मेंटल। और तीसरा अंदर वाला जो भाग है उसे हम कहते हैं क्रोड या कोर। इंग्लिश में से कोर कहा जाता है, पर यहाँ पे हिंदी में से क्रोड लिखा जाता है। तो भूपरपट्टी, मेंटल और क्रोड, तीन भाग है। तो ये जो मेंटल वाला, ये यहाँ से क्या होता है? जब मेग्मा लावा जब निकल करके आता है, और वो आता है और उसे जब कहीं पे भी, किन्हीं भी प्लेटों के बीच में, प्लेट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, उन प्लेटों के बीच में जहां पर भी उसे जगह मिलती है, वो वहीं से क्या होता है? बाहर निकलता है और इस भूपरपट्टी पर आकर के हमें देखने को। और ज्वालामुखी कुछ इस प्रकार से, इस शेप में से निकलता है। वो निकलेगा, ऊपर जाएगा और फिर धीरे धीरे ठंडा ठंडा होता होता ऐसे धीरे 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 क्या है? जमना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है? ज्वालामुखी से बना हुआ। जो दक्कन के पठार जो है, यहाँ पे जो काली मृदा है, वो क्या है? ज्वालामुखी से बनी हुई। और ज्वालामुखी समय के साथ फिर क्या होता है? वहां से मृदा का अपरदन होता है। अपरदन क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मृदा का जाना, इरोजन जिसे कहा जाता है। तो समय के साथ जाती गई, काफी धूप, काफी समय के बाद इस जो मृदा का है, काली मृदा का यहाँ पे निर्माण होता है। अब एक और टॉपिक हमारा है, वो है अरावली। अरावली पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो अरावली की पहाड़ियां कहां पर है? प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी। तो प्रायद्वीपीय पठार हमारा ये रहा और इसका पश्चिमी भाग ये रहा। तो ये अरावली श्रेणी आपको यहां पे देखने को मिल रही है, अरावली श्रेणी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है, ठीक है। तो ये आपको देख रहा है उत्तर पश्चिमी, तो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर ये हो जाएगा और पश्चिमी है, तो उत्तर पश्चिमी इलाके पे आपको देखने को मिलती है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। तो गुजरात से लेकर के दिल्ली की तरफ आप जाते जाइए, यह पूरे उसमें फैली हुई है ये अरावली पहाड़ियां। और दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, तो दक्षिण वाले भाग से लेकर के उत्तर पूर्व तक, यहां तक ऊपर तक वो फैली हुई है। तो ये अरावली पहाड़ियां। अब हमारे बात आएगी मरुस्थल की। हम बात करेंगे द्वीप समूह की, जो द्वीप आइलैंड्स होते हैं उनकी, तटीय क्षेत्र की हम लोग बात करेंगे।
सबसे जो मुख्यतः सवाल जिनमें से पूछे जाते हैं वो हिमालय के होते हैं, उत्तरी मैदान के होते हैं और प्रायद्वीपीय पठार के होते हैं। तीन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर से सवाल सबसे ज्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन तीन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से करें। अब हमारा एक ही लेक्चर आएगा जिस लेक्चर में हमारे सारे के सारे जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, और फिर ये जो चैप्टर हमारा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बाकी तो करानी ज्योग्राफी, बाकी सब कुछ अपना कंप्लीट हो ही चुका है, राजनीति विज्ञान भी पूरी हो चुकी है, हमारी अर्थशास्त्र भी पूरी हो चुकी है और इतिहास भी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट शायद 1-2 वीडियोस में किसी बच्चों ने ये कहा कि 9th की हिस्ट्री पढ़ाई है। बच्चा हिस्ट्री के पूरे चैप्टर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, आपके पास सारे वीडियोस अपलोडेड है। प्लीज़ आप जाइए प्लेलिस्ट में एक बार चेक करिए और देखिए। और कोई प्रॉब्लम आती है आप डाउट यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।